जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स पे क्वेश्चंस लगाए, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस को पिकअप किया। अब हम लोग एनोदर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, और ये रिप्रेजेंटेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे टेक्निकल टफ क्वेश्चंस हैं इस बेस पे हम लोग लगाते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं कि जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ दिस इज ये जो आर्टिकल है हमारी, ये है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए नंबर थोड़ा पूरा लेते हैं। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या है, इसको समझते हैं। पहले हम आते हैं एक ऑर्डर्ड पेयर की। जनरली 9-10 से स्टूडेंट जियोमेट्री से थोड़ा बहुत, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया से थोड़ा बहुत वेल नोन है वो, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कैसे हम लोग उसको खींचते हैं। दो लाइंस ड्रा करते हैं, दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, और दो लाइनें जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ये एक बड़ी बेस चीज़ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो 9-10 से ही स्टूडेंट को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर? मतलब ये समझ में आ रहा है। पेयर का मतलब हो गया जोड़ा, और ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि बी इन सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब यहाँ घटते बढ़ते क्रम में नहीं है। ऑर्डर्ड का मतलब एक के बाद एक है। जैसे नहीं कहते हम ऑर्डर चेंज नहीं करते, इसका बाद इसका नंबर है तो दिस इज अ फिक्स, अगर ये फिक्स है तो दिस इज द ऑर्डर। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि हम लोग इस छोटे से ब्रैकेट में कोई दो नंबर लिख दें, जैसे हमने ए और बी लिख दिया। और जनरली ए और बी क्या है? ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर मैंने रियल नंबर लिख दिया तो बाकी सारे नंबरों का लफड़ा फिनिश मैंने कर दिया। अगर मैं नेचुरल नंबर लिखता तो कुछ बात होती, इंटीजर लिखता तो कुछ होता, बट मैंने रियल नंबर लिख दिया तो बातें फिनिश हो गई। ए भी कोई मेरे रियल नंबर्स हैं दो। तो ये जो है मेरा ऑर्डर्ड पेयर है। इसकी मीनिंग क्या है कि जो पहले स्थान पे है वो ए है, नेक्स्ट स्थान पे जो है बी है। अच्छा, अब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जैसे हम यहाँ ए बी और ए सी डी अगर लिखते हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं। अब ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगा? जब इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट, पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल हो। मीनिंग है कि ए इज इक्वल टू सी हो और बी इज इक्वल टू डी हो। तब हम कहते हैं कि ये दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट है। मतलब इसको हम लोग कंपोनेंट भी बोलते हैं। ये फर्स्ट कंपोनेंट है, दिस इज द सेकंड कंपोनेंट। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में आएंगे तो इस ऑर्डर्ड पेयर को कैसे लिखते हैं देखा जाए। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल को हम लोग एक्स कहते हैं, ये मेरा वाई है। इधर निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सबको पता फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये प्लस प्लस का होता है। मतलब यहाँ भी कंपोनेंट वाइज है। जैसे अब लोअर स्टैंडर्ड से स्टूडेंट सीखते चले आए हैं कि अगर कोई पॉइंट है हम पी ले लें और इसका कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई लिखें, तो कोऑर्डिनेट भी ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है। इसको आर्गेंड प्लेन भी कहते हैं या एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। अब यहाँ एक्स की मीनिंग क्या है कि ओरिजिन से हम एक्स डिस्टेंस यहाँ से नाप लें। अगर ये प्लस है तो प्लस आएगा, निगेटिव है तो इधर आएगा। तो अच्छा मान लेते हैं कि ओ से एम, दिस इज दिस डिस्टेंस। अब क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट पी है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। कितनी डिस्टेंस? वो डिस्टेंस मेरी वाई होनी चाहिए। ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज वाई, दिस डिस्टेंस इज एक्स। तब इस कोऑर्डिनेट को कहा जाता है कि इसका जो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है। मतलब हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो एक्स है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई है। तो अगर एग्जाम्पल्स के रूप में मैं इसको अगर पिकअप करूँ इस पॉइंट को, 2-3 की मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग है कि +2 है, तो मतलब एक्स एक्सिस मतलब जो ओरिजिन के राइट है, मतलब जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये 2 डिस्टेंस है। कोई भी 2 डिस्टेंस से मान लीजिए यहाँ पे 2 डिस्टेंस आता है, दिस इज द 2। उसके बाद -3 है, तो -3 मतलब y जो है वो निगेटिव, तो y निगेटिव यहाँ होता है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो है आप 3 डिस्टेंस पे आ जाइए। मान लेते हैं ये 3 डिस्टेंस है मेरा, तो ये -3 लिखा जाता है। तो ये जो पॉइंट्स होगा तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2-3। तो ये मेरा जो है कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, ऑलरेडी स्टूडेंट इससे फेमिलियर है। हमारा यहाँ मतलब था कि हम इसको ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। यस, अब हमें यह एक्चुअल में इस चीज़ का यूज कैसे करते हैं उसकी बात हम करने जा रहे हैं। हमने ले लिया कि लेट जेड बी ए प्लस आयोटा बी बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। तो क्लियर है ए और बी कहाँ से पिकअप होते हैं, कोई भी रियल नंबर होते हैं, और जो आयोटा होता है वो √-1 होता है। उन्होंने काफ़ी इसमें बारे में चर्चा की है। यस, ये होता है, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म का लिखते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक न्यू रिप्रेजेंटेशंस हम लोग देते हैं। कैसे रिप्रेजेंटेशंस देते हैं स्टूडेंट थोड़ा यहाँ ध्यान दें। ये जो z = a प्लस आयोटा b लिखा है, इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर में, इसका मतलब ये होता है पहला एलिमेंट क्या है a, मतलब x कंपोनेंट, अच्छा y कंपोनेंट क्या है मतलब कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, दिस इज द b, ऐसे हम लिखते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ए मतलब उसका x कंपोनेंट क्या है, मतलब रियल पार्ट्स क्या है, जो x जो पहला जो कंपोनेंट होगा, जो फर्स्ट होगा, यानी ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वह रियल नंबर होगा, मतलब रियल पार्ट्स, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो जो कोफिशिएंट ऑफ आयोटा है वो होगा। अगर यही हमारा लिखने का कंसेप्ट है, यही मेरा रूल है, यही टेक्निक है, तो अगर मैं एक z कॉम्प्लेक्स नंबर 2-3 आयोटा लिखूं तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखेंगे, तो लिसनर को बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी। x कंपोनेंट यहाँ कितना है भाई 2, मतलब रियल पार्ट्स 2, और इमेजिनरी पार्ट्स क्या मतलब कोफिशिएंट ऑफ आयोटा -3, तो दिस इज द 2-3। इसकी मीनिंग ये हो गई कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स 2-3 आयोटा है, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में 2-3 भी कह सकते हैं। अब जब ऑर्डर्ड पेयर की बात आ गई तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगी, यानी किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में एज ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी दिस कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट, मतलब एक पॉइंट के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज़ को थोड़ा हम यहाँ देखें। एक एग्जांपल और मान लीजिए हम पिकअप कर लें। मान लीजिए हमने z ये ओनली 3 आयोटा लिखा है, तो 3 आयोटा लिखा, तो इसको अगर मुझे ऑर्डर्ड पेयर में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे गाइस, यहाँ ध्यान दें। पहले इसको पूरा लिखा जाए, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको ऐसे लिखेंगे 0 + 3 आयोटा। अब लिखा जा सकता है, रियल पार्ट यहाँ 0 है और इमेजिनरी पार्ट यहाँ 3 है, हो गया 0 3। अब 0 जो 3 होगा मतलब x कंपोनेंट है वो 0 है, यानी x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो 0, y पर 3 है, तो इस पॉइंट को इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी दिस इज द ए सेकेंड वे टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं ऑलरेडी सीखा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या, इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स में इसके पहले के लेक्चर्स में बात की। अब हम लोगों ने ये सीखा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर्स की दुनिया में ये मतलब होता है। अच्छा, अब 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब उनके पहले कंपोनेंट्स इक्वल हो, दूसरा दूसरे के कंपोनेंट्स के इक्वल हो। तब यहाँ भी बात हो जाएगी कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कैसे होंगे। जैसे अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर z1 पिकअप कर लूँ a1 + आयोटा b1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैं पिकअप कर लूँ a2 + आयोटा b2। अब z1 = z2 की बात है, मीनिंग a1 + आयोटा b1 = a2 + आयोटा b2 इक्वल कब होगा देख लेते हैं। अब इसका अगर हम कंपोनेंट वाइज बात लिखें ऑर्डर्ड पेयर में, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी a1 b1, अब इसकी मीनिंग हो जाएगी a2 b2। अब ये इक्वल ऑर्डर्ड पेयर कब होगा, जब ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब रियल के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट से इक्वल हो। तो बातें हैं हो गई, a1 a2 के इक्वल है, मीनिंग रियल के इक्वल है, और b1 b2 के इक्वल होना चाहिए, मतलब इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल होना चाहिए। तो एक सिमिलर कंसेप्ट मेरा मिल रहा है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज द यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है कि जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिखूंगा। अब मैं इसे किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में मैं नहीं लिख सकता हूँ।
यानी जब भी दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाएगा तो वो 2 2 के ही इक्वल होगा और -3 3 के इक्वल होगा। मतलब क्या होगा कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक ऑर्डर्ड पेयर। मतलब यूनिक ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होगा कि एक से ज़्यादा हमारा रिप्रेजेंटेशन संभव नहीं है, अगर आप लिखेंगे तो बात इक्वल हो जाएगी। यस, अब इनको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखते हैं। ये बात लिखी गई है। अब हम लोग आर्गेंड प्लेन बनाएं। आर्गेंड प्लेन क्या है भाई? वही एक्स वाई प्लेन ये है। दिस इज ये ओरिजिन हो गया जिसका कोऑर्डिनेट 0 0। ये हमारा एक्स है, ये मेरा एक्स डैश है, ये वाई है और ये जो है मेरा वाई डैश है। अच्छा, ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान दें, ये इसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस भी बोलते हैं। दिस वाई एक्सिस इज आल्सो नोन एज, जो लोग इस वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से सुन रहे हैं साथ साथ नोट भी बनाते रहें, क्योंकि हम नोट भी पूरा प्रोवाइड करेंगे ताकि ये नोट हमारा जो ITG है, जो भी इस स्तर के जो मैथमेटिक के कॉम्पिटिशन्स हैं उसके लिए जिस नोट की ज़रूरत है वो नोट मेरा यहाँ पूरा फुलफिल कर देगा। हम ये वादा करते हैं अपने स्टूडेंट से, लिसनर से, कि उस स्तर का हम पूरा नोट यहाँ प्रोवाइड करेंगे और जो भी टॉपिक पिकअप करेंगे सारे टॉपिक्स का विथ नोट भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो वो नोट भी साथ साथ बनाते रहें। तो जो हम प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन से पिकअप करके मैथ जो कॉम्पिटिशन्स का लगाएंगे तो वही बात दिखाएंगे कि ये चीज़ें ऑलरेडी नोट में प्रेजेंट हैं, हम लोग उस चीज़ को डिस्कस किए हैं, हम लोग कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो वाई एक्सिस है इसको हम लोग इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, और जो एक्स एक्सिस है इसका हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं। दिस इज़ द रियल एक्सिस। एक बात और, ओरिजिन के जब इस लाइन पे यहाँ ओ से जब ऊपर चलते हैं तो दिस इज़ द प्लस आयोटा होता है दिस, और जो हम नीचे आते हैं तो दिस इज़ द माइनस आयोटा। ये तो सबको मीनिंग है कि ये इंडिकेशंस प्लस इन्फिनेटिव का होता है और ये जो इंडिकेशंस रियल लाइन में होता है वो माइनस इन्फिनेटिव का होता है। दिस ये चीज़ होती है हमारी। अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बात है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कोई पिकअप किया है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? ऑर्डर्ड पेयर में ए बी है, तो इस ए बी का मतलब ये जो है हमारा, इसको हम लोग एक्स कंपोनेंट भी नाम देते हैं, एक्स कंपोनेंट ये, और इसका हम नाम देते हैं वाई कंपोनेंट। दिस इज द वाई कंपोनेंट। ए बी है, इसकी मीनिंग ये होगी कि ओरिजिन से हम ये डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस पे चलेंगे और वो पॉइंट जहाँ पे आएगा वहाँ से परपेंडिकुलर बी डिस्टेंस, अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर चलेंगे एक्स एक्सिस के, अगर ये निगेटिव है तो डाउन चलेंगे। तो चलिए यहाँ पॉजिटिव निगेटिव का लफड़ा नहीं, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे देखा जाए। यहाँ क्या होगा, ओरिजिन से ये डिस्टेंस, चलिए हम ले लेते हैं ओरिजिन से पॉइंट कोई मेरा ए है और ये हटा दें थोड़ा कन्फ्यूजन से ना हो, इसको हमने एम ले लिया और ओ से एम तक डिस्टेंस हमारी ये है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ऊपर बी डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज बी। तो ये जो मेरा पॉइंट हुआ, दिस पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाई ए बी। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है दिस इज द ए बी, मतलब एक्स कंपोनेंट ए है और वाई कंपोनेंट बी है। एस ए आयोटा बी है, आयोटा बी का मतलब हो गया दिस। अच्छा, माइनस होता तो हम नीचे आ जाते। अब क्या करते हैं हम, ओ से ये पॉइंट मैंने पी ले लिया, दिस पॉइंट पी रिप्रेजेंटेड बाई पी। मान लेते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है दिस ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेड बाई पी, एवरी ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंटेड बाई ये पॉइंट। ठीक है, अब ओ से पी को हमने मिला दिया, ये इसको मिला दिया, राइट। यानी ओ पी, डेफिनेटली ओ पी इज ए डिस्टेंस। अच्छा, एक बात यहाँ थोड़ा और हम कर दें कि ये जो ओरिजिन है सबको पता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो मेरा होता है ये मेरा 0 0 होता है, दिस इज द 0 0। यानी ओरिजिन जो है उसका जो ऑर्डर्ड पेयर में अगर लिखने की बात कही जाए तो दिस इज द 0 0। अब इस ओरिजिन को अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में रिप्रेजेंटेशन से जेड नाट कर दूं, जेड नाट इज द ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द ओरिजिन, तो फिर क्या होगा भाई, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखा जाता है। अब कंपोनेंट अगर ए बी हो गया तो ए प्लस आयोटा बी हम लिखेंगे ताबड़तोड़। तो यहाँ आप बताइए क्या लिखना चाहिए, एक्स कंपोनेंट 0 तो दिस इज द 0 प्लस आयोटा इंटू 0।
अब यही रिप्रेजेंटेशन तो मेरा हो गया, दिस रिप्रेजेंटेशन इज 0 0 यस। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग 0 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, बात इजी है, ये तो समझ में आ गया होगा। दिस इज नॉट ए और कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। यानी 0 0 जो ओरिजिन है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर यस। अब हम अपनी मेन बात करने जा रहे हैं। लिसनर इस चीज़ पे थोड़ा दिल और दिमाग को अपने कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि विदाउट एनी कंसंट्रेशन, अगर आपके पास कंसंट्रेशन नहीं है तो कोई चीज़ समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो कांस्टेंट होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए। ओपी की अगर हम डिस्टेंस निकालें, व्हाट इज़ द ओपी, तो बड़ा इजी बात की जा सकती है। यहाँ अगर देखा जाए तो ओएम मेरा हो गया, ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें ओएम जो है एक्स कंपोनेंट, उसको हम लोग एक्स कंपोनेंट कहते हैं, ए हो गया, और जो एमपी हुआ ये मेरा बी हो गया। अच्छा एक बात ये और है, अगर यहाँ मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ यहाँ से, तो ये डिस्टेंस भी मेरी बी होगी, दिस। अच्छा चूँकि परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं तो नेचुरल सी बात है ये डिस्टेंस मेरी ये होगी। बहरहाल मुझे अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमने कंप्लीट फिगर के लिए वो बात बना दी है। अब फ्रॉम ट्रायंगल, अगर हम लोग फ्रॉम ट्रायंगल ओपीएम की बात करें तो लिख सकते हैं बौधायन पाइथागोरस थ्योरम से, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर। ये बात लिखी जा सकती है दावे के साथ। अच्छा ओएम कितना है, व्हाट इज़ द ओएम? ओएम इज नथिंग, दिस इज द ए स्क्वायर, एंड एमपी इज स्क्वायर इज मीनिंग दिस इज द ओपी स्क्वायर, दिस। और अगर हम लोग लेट कर लें, हाँ, लेट ओ पी इज इक्वल टू आर, ओ पी का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो अब अगर हम बात यहाँ ओ पी निकालें तो ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमने नाम दिया है आर। यानी आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओरिजिन ओ टू एनी पॉइंट पी। यानी अब हम यूँ कह सकते हैं, एक बड़ा टेक्निकल रिजल्ट निकल के आ रहा है, मतलब बड़ा एक कंसेप्ट रिजल्ट है ये, कि OP जो है मेरा डिस्टेंस है यस, ओ रिप्रेजेंटेड बाई 0 0 यस, P रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट AB। तो जरा यहाँ अगर 9/10 की जो एक फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये सबको पता है कि अगर ये मेरे कोई 2 पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ ये 0 0 है ओरिजिन, और पॉइंट जो P है उसका कोऑर्डिनेट AB है, इनके बीच जो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो ये होता है x1 माइनस x2 स्क्वायर, फेमिलियर है स्टूडेंट, y1 माइनस y2 स्क्वायर, फार्मूला ये। अगर एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो उन पॉइंटों के बीच ये डिस्टेंस होती है। ज़रा इस कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई किया जाए तो ये हो गया 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी स्क्वायर, एस, दिस इज द अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मीनिंग हम इसको दूसरे वे में यूँ कह सकते हैं कि ये हमने जो निकाला है एक्चुअल में 2 कॉम्प्लेक्स नंबरों के बीच का डिस्टेंस है। एक पॉइंट मेरा ओरिजिन है और दूसरा मेरा कोई जनरल पॉइंट पी है। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इससे निकल कर एक रहस्य मेरा और भी आता है कि ये जो हमने OP निकाला है, दिस इज एक्चुअल में OP, दिस इज अ डिस्टेंस, बट इस डिस्टेंस को अगर हम दूसरे वे में सोचें तो डिस्टेंस क्या है, उन 2 पॉइंटों के बीच डिस्टेंस है, जो एक पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाई 0 0 प्लस 0 आयोटा, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा बी, यस, दिस इज द डिस्टेंस हियर। अच्छा अब हमने ऑलरेडी इसको प्रूफ किया है, निकाला है इस चीज़ को, क्या निकाला है भाई? अगर लिसनर इस चीज़ को ध्यान दें, अगर उनके बात के ध्यान में है ऑलरेडी, तो हमने ये चीज़ निकाला था कि z अगर a प्लस आयोटा b है तो z बार a माइनस आयोटा b, और मॉड ऑफ z स्क्वायर निकाला था z इंटू जेड बार, ऑलरेडी ये प्रूफ किया था, और इसकी वैल्यू निकाला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी मॉड ऑफ z अगर मैं बात करूं तो ये मेरी वैल्यू आ गई अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, ये दिस। जरा यहाँ से कंपैरिजन किया जाए, ये जो r इज इक्वल टू मैंने OP कहा है और ये वैल्यू निकाली है a स्क्वायर b स्क्वायर, क्या है ये? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या रहस्य निकल के आ गया भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में, कि एक्चुअल में अब तक हम लोग जो मॉड ऑफ z निकालते थे उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या था? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द सेंस जियोमेट्री की दुनिया में उसका मतलब क्या था भाई?
अगर उसको हम लोग जियोमेट्रिकली अगर समझना चाहें, अगर अपनी आंख से देखना चाहें कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा भी दिया हुआ है तो जो मॉड ऑफ z निकालते हैं एक्चुअल में ओरिजिन और उस पॉइंट के बीच आप डिस्टेंस निकालते हैं एंड नथिंग, और कुछ भी नहीं। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू OP एंड OP इज व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O एंड P एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेड बाय R। और इसको हम लोग मॉडुलस ऑफ z कहते हैं, मॉड ऑफ z कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द z कहते हैं। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जो मैं निकाल रहा था, अब मुझे बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि एक्चुअल में वो मॉड ऑफ z जब निकालते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स का जब मॉड निकालते हैं तो ये क्या क्लियर करता है, क्लियर ये करता है कि एक्चुअल में हम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट निकालते हैं। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दिस कंसेप्ट। इस कंसेप्ट पे ही तो एग्जामिनर क्वेश्चंस को घुमाते रहते हैं। तो इस बात को मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँ और लिसनर इस चीज़ को नोट में ध्यान से बनाए रहेंगे। मॉड ऑफ z का मतलब हो गया r, इसका मतलब OP और इसकी मीनिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस, और इसकी मीनिंग क्या हो गई उस बात को मैं लिख रहा हूँ। और ये चीज़ ध्यान देना है, डिस्टेंस है एक्चुअल में, डिस्टेंस किनके बीच है भाई, डिस्टेंस में दो पॉइंटों के बीच में ही की बात की जाती है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, कौन कौन पॉइंट है भाई, ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन जिसको आप 0 0 कहते हैं, 0 0 के नाम से जानते हैं, बड़ा फेमस नाम है ओरिजिन। और दूसरा कौन पॉइंट है, बिटवीन पॉइंट ओरिजिन 0 0 एंड क्या है भाई, एंड पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट AB है। तो इस रहस्य को मैं घेर दे रहा हूँ, और जो वीडियो लेक्चर स्टूडेंट वो सीरियस वॉच कर रहे हैं, जिनको तैयारी सीरियस करनी है, मैथमेटिक्स सीरियस सीखनी है, वो इस पॉइंट को डेफिनेटली नोट करें, डेफिनेटली नोट करें। क्योंकि जब मैं कोई क्वेश्चंस लगाऊंगा और मैं कोई फैसला करूंगा तो फिर इसी रिजल्ट से फैसला करूंगा। और कहा भी जाता है कोई किसी भी स्तर का क्वेश्चन मैथमेटिक्स की दुनिया में बनाए तो 2 से वो बियॉन्ड नहीं जा सकता है। कौन कौन, पहला एक थ्योरी, जो थ्योरी डेवलप की गई है, जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें डेवलप की गई हैं। दूसरा रिजल्ट क्या निकल के आया है, व्हाट इज़ द रिजल्ट, क्योंकि इन दोनों से ही तो क्वेश्चन बनाएंगे। अगर दोनों की समझ स्टूडेंट को आ गई तो फिर वो कोई भी कंपटीशन जस्ट लाइक एज ए गेम, वो गेम की तरह खेल सकते हैं, उनके लिए कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी है। लेकिन जो फिर हवा में उड़ के पढ़ेगा, ये चीज़ ऐसे होती है वैसे होती है, तो फिर वो हवा में रहेंगे, हवा में ही नाचते रहेंगे। और हवा में नाचते मतलब दैट इज़ नो एनी बेस, कोई बेस नहीं। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरा जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस ये है कि जब हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं और बेसिकली वहाँ मॉड निकालते हैं, तो मॉड का मेरा जो रहस्य है वो ये है। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि इसको हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, व्हाट इज़ द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बस यहीं से देख 2 लाइन में आ जाता है, कुछ है ही नहीं। अब तो आप चुटकी बजाते ही ये समझ जाएंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तो ताबड़तोड़ आप भी फैसला कर सकते हैं कि पोलर फॉर्म क्या आ गया है, व्हाट इज़ द पोलर फॉर्म। पोलर जो फॉर्म है कुछ नहीं है, नथिंग, बस इनको हम लोग साइन और कास में लिखते हैं। जो लेंथ है सबको पता है, साइन और कास क्या है, दिस इज़ द ओनली रेशियो ऑफ द लेंथ। तो फ्रॉम ट्रायंगल OPM से अगर हम लोग बात करें, अब मैं थोड़ा इसको डिलीट कर दूं तो अपनी बात थोड़ी सीरियस हो जाएगी। नाउ वी डिलीट दिस ईयर। अब एक अनदर बड़े स्ट्रांग कंसेप्ट पे हम चलते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल क्वेश्चंस कंपटीशंस की दुनिया में मैथमेटिक्स के क्रिएट किए जाते हैं, इन्हीं से ज़्यादा क्रिएट किए जाते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल OPM, ट्रायंगल मेरी यही है, फ्रॉम ट्रायंगल दिस, फ्रॉम ट्रायंगल OPM, अगर मैं इस एंगल को मैं थीटा कहूँ, दिस एंगल थीटा, और हमेशा लिसनर एक ध्यान देंगे, जो एंगल थीटा का जो पॉजिटिव जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस से ऐसे चलते हैं, इन दैट डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन है देखा जाए तो दिस इज़ द एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलते हैं तो दिस इज़ द पॉजिटिव एंगल। बट अगर हम क्लॉकवाइज अगर चलेंगे, क्लॉकवाइज अगर रोटेशन आप लेते हैं तो दिस इज़ द नेगेटिव। मीनिंग ये हो गई कि जैसे ये है, अगर ये है मेरा और दिस इज द, मैं एंगल अगर यहाँ से ऐसे चल के निकालता हूँ, ऐसे मेजरमेंट करता हूँ, मान लेते हैं कि अगर ये 30 डिग्री है तो प्लस 30 लिखेंगे। बट
ये डायरेक्शन चेंज करके मैं ऐसे ना आ करके मैं ऐसे आ जाऊँ, इस डायरेक्शन में आ जाऊँ, मतलब क्लॉकवाइज आ जाऊँ, तो ये मैं -30 लिखूँगा। तो ये भी चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए, क्योंकि बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं और यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जामिनर फंसा देता है। प्लस थीटा माइनस थीटा का जो कंसेप्ट है, बड़े देखा जाता है कि अच्छे से तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी वहाँ धराशायी हो जाते हैं। तो आपको धराशायी नहीं होना है, धराशायी नहीं होने देंगे हम। बस जो चीज़ बोल रहे हैं उसका दिल और दिमाग में बैठाए रखिए। चलते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे जब आएंगी चीज़ें। तो अभी बस यही, मतलब ओपी जो लाइन है, दिस लाइन ओपी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल थीटा बनाता है, ये कहा जाता है प्लस थीटा। तो फ्रॉम ट्रायंगल दिस साइन थीटा क्या लिखेंगे भाई, व्हाट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो एम पी अपॉन ओ पी हो जाएगा। तो एम पी मेरा बी है और ओ पी मैंने आर निकाला है, तो एस बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। उसी ट्रायंगल में अगर मैं कास थीटा निकालूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, नहीं ओ एम अपॉन ओ पी होगा, और ओ एम की वैल्यू मेरी ए है और ए आर है, तो एस ए इज इक्वल टू आर कास थीटा। अब हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी लिखा था, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर ईयर। यस, अब a की वैल्यू क्या है, थोड़ा मैं यहाँ अब डिलीट करूँ, नहीं काम चल जाएगा। जो बच्चे नोट कर रहे हैं उसको नोट भी करते रहें, वो वैल्यू पुट कर देते हैं। a क्या है, a इज इक्वल टू आर कास थीटा, एस दिस इज द आर कास थीटा, प्लस b क्या है आर साइन थीटा, तो आयोटा आर साइन थीटा। मैं इसका नामकरण संस्कार थोड़ा बी स्टार कर दूं और इसका नाम डबल स्टार कर दूं, तो जो मेरा जेड आ गया, जेड एज ए इक्वेशन हियर, क्या आया भाई, व्हाट इज़ द जेड। जेड मेरा निकल के अब ये आया कि जेड इज इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा। तो 3 रहस्य निकल के आ गए मेरे पोलर फॉर्म में। पहला जेड आ गया, यही पोलर फॉर्म कहा जाता है, दिस इज नोन एज पोलर फॉर्म ऑफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। एंड ए प्लस आयोटा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, लेकिन एक को मैं नहीं लिख सकता हूँ। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको पोलर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो कौन नंबर, अभी मैं उसकी बात यहाँ करूँगा। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, उसमें मेरा बी क्या है, ये आ गया दिस, और ये मेरा ए आ गया, इसलिए मैंने ऐसा घेर दिया है। अगर मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूं, मीनिंग बी स्क्वायर अगर प्लस ए स्क्वायर अगर मैं निकालूं, तो दिस इज द आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी को तो हम लोग मार्ट ऑफ जेड भी कहते हैं, दिस अभी उन्हें डिस्कस भी किया था। अब इसको थोड़ा डिवाइड कर दिया जाए, तो डिवाइड करेंगे तो मतलब आर साइन थीटा अपान आर कास थीटा। आर साइन थीटा इज बी एंड आर कास थीटा इज ए, ये हो जाएगा आर आर कैंसिल, दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, आर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए, ये दिस एंड दिस। अब जो पोलर फॉर्म का जो रिप्रेजेंटेशन है, मेरी मेन चीज़ निकल के आई क्या, स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे। पहला एक आया कि जो इमेजिनरी जो पार्ट्स है वो आर साइन थीटा है, जो रियल पार्ट्स है वो आर कास थीटा लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्लस ए प्लस आयोटा भी है। आर का कंसेप्ट वहाँ मार्ट ऑफ जेड है, उसकी वैल्यू है, और थीटा वहाँ जो आया जिसको हम लोग आर्गूमेंट ऑफ जेड भी कहते हैं, इस थीटा को आल्सो नोन एज द, एक नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में, एक नामकरण संस्कार कर देते हैं। बट थीटा तो एंगल ही है, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई अनदर नाम दे दे, तो नाम दिया जाता है दिस इज़ द आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक रियल नंबर तो है नहीं, और थीटा हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सेंस में बात कर रहे हैं, और थीटा तो ऑर्डिनरी, यहाँ थीटा एंगल है नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर के रिप्रेजेंटेशन से यहाँ थीटा आया है ऐसा, तो उस थीटा को हम एक नया नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में, जिसको हम लोग आर्गूमेंट कहते हैं। तो मीनिंग है कि हम लोग इसको आर्गूमेंट से पुकारा करेंगे, और शॉर्टकट में इसको आर्ग लिखते हैं, आर्ग ऑफ जेड इज इक्वल टू, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बड़ा इससे क्वेश्चंस क्रिएट होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे, फुली डिस्कस करेंगे, और वो जो लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे, दिखाएंगे कि आर्गूमेंट ऑफ जेड में स्टूडेंट कैसे कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पूरा पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, सर आर्गूमेंट ऑफ जेड हमसे निकल ही नहीं रहा है, ये पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, कहाँ से नहीं आ गया। एक्चुअल में आपको जो कंसेप्ट था ना, जो थ्योरी थी, जो रिजल्ट थे वो क्लियर नहीं थे। तो हाँ, उसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। और अभी हमने जो बात की थी, किस कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं लिख सकते हैं भाई पोलर फॉर्म में, वो z इज इक्वल टू 0 है, उसको मैं नहीं लिख सकता हूँ। अच्छा, मैं क्यों नहीं लिख सकता हूँ, फर्दर अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे।
तो मुझे उम्मीद है लिसनर की ये बात जो है, अब तक हम लोग जो बात को पोलर रिप्रेजेंटेशंस और जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस क्या था वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।